हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहां से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इससे पहले मैंने आपको बताया था टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको कराए थे। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो उसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ आप प्लेलिस्ट में अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम वी हैव 4 मेथड्स। फर्स्ट इज राउथ-हर्विज क्राइटेरियन, सेकेंड इज रूट लोकस, थर्ड इज नाइक्विस्ट प्लॉट एंड फोर्थ इज़ बोडे प्लॉट। इसमें से जो हमारी फर्स्ट 2 मेथड है, इसमें जो हम एनालिसिस करते हैं वो हम करते हैं टाइम डोमेन में। एंड लास्ट की जो 2 मेथड्स हैं हमारे पास, इसमें जो हम एनालिसिस करते हैं स्टेबिलिटी के लिए वो हम करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब इससे पहले मैंने आपको टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में वहाँ पे आपको बताया था कि स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं। बाई सीइंग द लोकेशन ऑफ पोल इन एस प्लेन we can say whether the system is stable, unstable और marginally stable। तो यहाँ पे हमें इन 4 मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हम वहाँ पे बता पा रहे थे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो वहाँ पे हम जो भी एनालिसिस कर रहे थे वो सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए कर रहे थे। फॉर हायर ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे हमने कोई एनालिसिस नहीं की थी। और फॉर हायर ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें इन 4 मेथड्स की ज़रूरत पड़ी। तो इसे आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हैं स्टेबिलिटी के टाइप्स। स्टेबिलिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज़ एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जैसा अभी तक मैंने आपको बताया था, इफ़ द पोल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एस प्लेन देन सिस्टम इज स्टेबल, एंड इफ़ द पोल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन देन सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, एंड इफ़ द पोल्स लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस देन सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। तो ये जो स्टेबिलिटी हम बता रहे थे अब तक वो थी हमारी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में हम यही करते हैं कि हम एस प्लेन में पोल्स की लोकेशन देख के बताते हैं कि वेदर द सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। तो इस टाइप की स्टेबिलिटी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। वहाँ पे मैंने आपको 2 और पॉइंट्स बताए हुए थे। एक पॉइंट था हमारे पास कि इफ़ द सिस्टम हैज़ गॉट सिंगल पोल एट द ओरिजिन देन सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम, एंड इफ़ द सिस्टम हैज़ गॉट डबल पोल एट इमेजिनरी एक्सिस एनीवेयर इंक्लूडिंग ओरिजिन देन सिस्टम इज़ अनस्टेबल सिस्टम। तो ये जो दोनों पॉइंट थे हमारे पास ये थियोरेटिकली थे। प्रैक्टिकली कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास पोल्स की लोकेशन इस तरह से नहीं मिलेगी। तो सेकंड है हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है? जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे हम क्या बताते हैं? रिलेटिव स्टेबिलिटी बताते हैं। तो ये जो रिलेटिव स्टेबिलिटी हम बताएंगे किसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग बताएंगे, और वो पैरामीटर होते हैं हमारे पास मैक्सिमम ओवरशूट, डैम्पिंग रेशियो, इनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एंड गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन, इनके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो चारों पैरामीटर हैं हमारे पास, दिस पैरामीटर्स आर मेजर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसके बाद जो हमारा राउथ-हर्विज क्राइटेरिया है ये यूज़ किया जाता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए, एंड नाइक्विस्ट प्लॉट एंड बोडे प्लॉट इज़ यूज टू फाइंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने नोट में भी मेंशन किया हुआ है, राउथ-हर्विज क्राइटेरियन इज़ यूज फॉर एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड बोडे प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट इज़ यूज फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं राउथ-हर्विज क्राइटेरियन। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि फॉर हायर ऑर्डर ऑफ सिस्टम हम यूज़ करेंगे राउथ-हर्विज क्राइटेरियन। ये अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 + GS × HS = 0, अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी
ए नॉट एस टू द पावर ऑफ एन प्लस ए वन एस टू द पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस ए टू एस टू द पावर ऑफ एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन। यहाँ पे ए एन जो है हमारा वो है एस टू द पावर ऑफ एन का कोफिशिएंट। यहाँ पे सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशन ऐसी होती है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो वो डेफिनेटली अनस्टेबल सिस्टम होगा। एंड दिस कंडीशंस आर ऑल द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर ऑफ एस शुड हैव सेम साइन। मतलब ये जो हमारा कोफिशिएंट थे ए एन, इनके जो साइन है वो सेम होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन है हमारे पास देयर शुड बी नो पावर ऑफ एस इज़ मिसिंग। मतलब हमारे पास जो एस की पावर है ये मिसिंग नहीं होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, एक ऑर्डर में होना चाहिए। सपोज़ हमारे पास फोर्थ ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो हमें जो एस की पावर होगी वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। मतलब एस टू दी पावर 4, एस टू दी पावर ऑफ 3, 2, 1 ये सारी पावर हमारे पास होना चाहिए। अगर कोई भी पावर मिसिंग है तो डेफिनेटली हमारा सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन दो कंडीशन को फॉलो करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेबल सिस्टम है। अब स्टेबल सिस्टम के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी जिन्हें हार्विच ने आगे डिफ़ाइन किया। तो हार्विच की कंडीशन क्या थी? याद रखिए राउथ एंड हार्विच दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले हार्विच ने अपना क्राइटेरियन दिया, उस क्राइटेरियन में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्हें ओवरकम किया राउथ ने और फाइनली जो हमें क्राइटेरियन मिला वो मिला राउथ हार्विच क्राइटेरियन। तो सबसे पहले देखते हैं हार्विच का क्राइटेरियन। हार्विच ने कुछ डिटरमिन डिफाइन किए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेस पे और उन डिटरमिन के अकॉर्डिंग उसने बताया कि वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। जो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एस की पावर के कोफिशिएंट मिल रहे थे उसके बेस पे हार्विच ने कुछ डिटरमिन डिफाइन किए, जैसे D1 है हमारा A1 एंड D2 है हमारे पास A1, A3, A0, A2। इसने डिटरमिन कैसे डिफाइन किया? यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट रो है डिटरमिन के लिए, इसमें उसने एस की ऑड पावर के लिए कोफिशिएंट लिए एंड जो हमारे पास सेकंड रो है यहाँ पे उसने क्या किया, एस की इवन पावर के लिए कोफिशिएंट लिए। इसी तरह से उसने D3 डिफाइन किया, D3 में रो फर्स्ट एंड रो सेकंड उसने उसी तरह से डिफाइन किया एंड रो थर्ड के लिए उसने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया एंड रो फर्स्ट को कंटिन्यू किया। इसी तरह से उसने D4 डिफाइन किया, D4 में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ रो में उसने 0 से स्टार्ट किया एंड सेकंड रो को आगे कंटिन्यू किया। इससे मैं आगे एग्जांपल से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है 2s टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10। तो यहाँ पे जो हमारा d होगा वो होगा s टू द पावर ऑफ 3 का कोफिशिएंट दैट इज़ 3। अब यहाँ पे जो D2 होगा हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स। यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखें, D1 है वो 1/1 का मैट्रिक्स होगा एंड D2 जो होगा वो होगा 2/2 का डिटरमिन एंड इसी तरह से D3 जो होगा हमारे पास वो होगा 3/3 का डिटरमिन। तो यहाँ पे D2 क्या होगा हमारे पास, S की ऑड पावर के लिए कोफिशिएंट। तो ऑड पावर के लिए कोफिशिएंट मिलेगा हमें 3, 7 एंड सेकेंड रो में हमारे पास क्या होगा, इवन पावर के लिए कोफिशिएंट दैट इज़ 2 एंड 5। इसी तरह से उसने D3 एंड D5 डिफाइन किया और इनका डिटरमिन निकाला। अब हार्विच की कंडीशन ये थी, इफ़ ऑल द डिटरमिन हैज़ गॉट पॉजिटिव वैल्यू देन सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम एंड इफ़ एनी डिटरमिन हैज़ गॉट नेगेटिव वैल्यू देन सिस्टम विल बी अनस्टेबल सिस्टम। बट इस कंडीशन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि इस कंडीशन से अगर आप स्टेबिलिटी निकालेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम को राउथ ने ओवरकम किया और जो हमें क्राइटेरियन मिला वो मिला राउथ हार्विच क्राइटेरियन। अब राउथ हार्विच क्राइटेरियन क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। राउथ हार्विच ने क्या किया, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स रखे वो रखे A0, A2, A4, A6 एंड सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स रखे वो रखे A1, A3, A5, A7। इसके बाद उसने थर्ड रो के लिए क्या किया, A1 को मल्टीप्लाई किया A2 से एंड A0 को मल्टीप्लाई किया A3 से। A1 इंटू A2 माइनस ऑफ A0 इंटू A3 डिवाइडेड बाई A1। इसी तरह से उसने सेकेंड एलिमेंट कैसे डिफाइन किया थर्ड रो में,
A1 को मल्टीप्लाई किया A4 से एंड A0 को मल्टीप्लाई किया A5 से। तो सेकंड एलिमेंट मिला हमें A1 इंटू A4 माइनस A0 इंटू A5 डिवाइडेड बाई A1। इसी तरह से उसने सारे एलिमेंट डिफाइन किए और आने वाली रो के लिए भी उसने इसी तरह से डिफाइन किए। अब यहाँ पे राउथ हार्विज क्राइटेरियन क्या कहता है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट अरे है, फर्स्ट कॉलम है, इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरह से साइन चेंज हो रहा है तो जितने साइन चेंजेस होंगे उतने पोल्स हमारे लाइज करेंगे राइट हैंड साइड में और सिस्टम हमारा होगा अनस्टेबल सिस्टम। इफ़ देयर इज़ नो साइन चेंज इन राउथ अरे देन सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे दो कंडीशन है हमारे पास। इफ़ देयर इज़ नो साइन चेंज इन द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ अरे देन द सिस्टम इज़ स्टेबल सिस्टम एंड it will not have any root with positive real part. And if there is sign change then equation will have positive real part, then system will be unstable system and the number of sign change will give number of root with positive real part. यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाई है राउथ ने वो कैसे बनाई है, यहाँ पे आप देखें तो जो डिटरमिन डिफाइन किए थे हार्विज ने, उस डिटरमिन का इनने रेशियो लिया हुआ है। तो यहाँ पे नोट में मेंशन हुआ है द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ अरे आर द रेशियो ऑफ हार्विज डिटरमिन। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इसमें आप देखें तो यहाँ पे डिटरमिन का रेशियो लिया गया है। तो अगर कोई भी डिटरमिन वहाँ पे नेगेटिव होगी तो यहाँ पे साइन चेंजेस होंगे और हमें मिलेगा सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम। तो राउथ हार्विज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में मैं आगे आपको करवाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और कुछ और कंडीशंस बताने वाला हूं राउथ हार्विज क्राइटेरियन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।